हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे एंड टॉपिक होगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो पहला जो प्रॉब्लम है इसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल रिएक्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर with each of the following compounds। तो इस केस में आपको कुछ कंपाउंड्स दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि कितना मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। मतलब कि सिंपली आपको ये देखना है कि इस कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड है, क्योंकि जितना डबल बॉन्ड होगा उतना ही रिड्यूस होगा, उतना ही मोल हाइड्रोजन गैस यूज होगा। तो पहला में क्या है, पहला में है 1,4-साइक्लोऑक्टाडाइन, 8 कार्बन का रिंग है, ऑक्टाडाइन, साइक्लोऑक्टाडाइन। तो 8 कार्बन का जब रिंग बनाइएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का रिंग हो गया। पहले पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ और चौथे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ। तो इसमें कितना डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, यानी कितना मोल हाइड्रोजन इसमें यूज होगा, 2 मोल हाइड्रोजन जो है इस केस में चाहिए। इसी तरीके से बी वाला में बताइए 4-विनाइल साइक्लोहेक्सिन, 4-विनाइल साइक्लोहेक्सिन, विनाइल ग्रुप ए वाला होता है, CH डबल बॉन्ड CH2, 4 पे विनाइल ग्रुप है। तो कहाँ से शुरू करिएगा चेन, 1 2 3 4 यहाँ से करिएगा। और साइक्लोहेक्सिन है तो एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा होगा। कितना डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में, 2 डबल बॉन्ड है, यानी हाइड्रोजन कितना यूज होगा, 2 मोल जो है हाइड्रोजन इस केस में आपको चाहिए। सी कंपाउंड क्या है, आपको कहा जा रहा है सी के केस में 2,4-डाइमिथाइल 1,4-पेंटाडाइन। आप बिना फॉर्मूला को लिखे हुए भी आप बता सकते हैं। इसमें 2,4-डाइमिथाइल 1,4-पेंटाडाइन यानी डाइइन है, यानी कितना डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। चूंकि ये डाइइन है इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है। फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, इसीलिए इसका आप रिडक्शन करेंगे, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा तो केवल डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होगा, कोई और बॉन्ड जो कंपाउंड में वो रिड्यूस नहीं होने जा रहा। तो इस केस में 2 डबल बॉन्ड है, यानी कि आपको 2 मोल जो है हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा। डी में क्या कहा जा रहा है, 2-मिथाइल 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन। इस कंपाउंड को देखिए 2-मिथाइल 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन। तो इस केस में भी आपको क्या दिया हुआ, एक डाइन दिया हुआ, मतलब कि इस केस में फिर आपका 2 डबल बॉन्ड है, और 2 डबल बॉन्ड अगर है तो हाइड्रोजन जो है वो लगने जा रहा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा फिर उसी तरह का प्रॉब्लम है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल रिएक्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड दिया हुआ है और आपको बताना है कि कितना मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा, यानी कि आपको ये देखना है सिंपली कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड है। तो कितना डबल बॉन्ड है पहले वाले में, 1 2 3 4 5, यानी कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, आपको चाहिए 5 मोल हाइड्रोजन। दूसरे वाले में बताइए, सेम उसी तरीके से आपको काउंट करना पड़ेगा कितना डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड। यानी आप जब इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 atm रख लेते हैं प्रेशर है, तो उस केस में कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, 2 मोल हाइड्रोजन नहीं 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड है। तो इस केस में आपको चाहिए, ये प्रोडक्ट नहीं है, आपको बेसिकली कह सकते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन लगेगा, या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, रिडक्शन का प्रोडक्ट होगा या रिड्यूस हो जाएगा,
यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड का रिंग है, एक यहाँ पे 6 मेंबर्ड का रिंग है। ये तो रिड्यूस हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा। तो देखिए 6 हाइड्रोजन जो आपने ऐड किया, 3 मोल हाइड्रोजन ऐड किया, वो तीनों इस कंपाउंड में रिडक्शन के बाद दिखेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, आपसे कहा जा रहा वाइल ऑफ मार्जिरान कंटेन्स अल्फा टर्पेनिन whose molecular formula is C10H16. Hydrogenation using Adams catalyst yields C10H20. जब इस कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन आप कर रहे हैं तो आपको एक कंपाउंड मिलता है C10H20. How many double bonds and how many rings does the alpha terpenin contains? आपको बताना है कि इस कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड है और कितना रिंग है। आपके पास क्या था, C10H16, इसी को आपने रिड्यूस किया, तो रिड्यूस होने के बाद क्या हो गया, C10H20 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ, तो आपको अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, 10 कार्बन का अगर अल्केन होता तो कितना हाइड्रोजन चाहिए था। अगर 10 कार्बन का अल्केन होता तो आपको चाहिए था C10H22, 22 हाइड्रोजन होना चाहिए था, मगर अभी है कितना, 16 हाइड्रोजन है। यानी 22 में से 16 घटा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो जो आएगा वही आपका इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर है। तो इसमें 3 अनसैचुरेशन फैक्टर है, क्योंकि 6 हो गया और 2 से डिवाइड करेगा तो अनसैचुरेशन फैक्टर 3 है। मगर अब देखिए इस कंपाउंड को जब आपने रिड्यूस किया है, ये रिडक्शन है, तो कितना हाइड्रोजन जाके जुड़ा है, 16 था 20 हो गया, यानी 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी 2 मोल हाइड्रोजन जुड़ा है। इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर 3 है। 3 कहने का क्या मतलब हुआ, अनसैचुरेशन फैक्टर 3, इसका मतलब है कंपाउंड में तो 2 रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है, क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो 3 अनसैचुरेशन फैक्टर है वो 2 किसके कारण है, 2 तो है डबल बॉन्ड के कारण, और एक और बच गया, वो किसके कारण होगा, एक रिंग के कारण होगा। यानी कंपाउंड में एक रिंग है। आप एक बार फिर से समझिए, अनसैचुरेशन फैक्टर 3 था तो वो हो सकता था या तो डबल बॉन्ड के कारण हो, या तो रिंग के कारण हो, या डबल बॉन्ड रिंग दोनों हो। क्योंकि कंपाउंड को जब हमने रिड्यूस किया है तो 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी 2 मोल हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है। क्योंकि इसमें 2 मोल हाइड्रोजन जुड़ा है, आप देखिए कितना मोल हाइड्रोजन यूज हुआ, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इससे आपको एक बात पता चल गया कि इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है। और जैसे ही आपको 2 डबल बॉन्ड पता चल गया, 2 अनसैचुरेशन फैक्टर का तो हिसाब किताब मिल गया, एक अनसैचुरेशन फैक्टर का हिसाब किताब नहीं मिला, यानी उस कंपाउंड में एक रिंग भी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा, द वैक्स फाउंड ऑन एप्पल्स कंटेन्स अल्फा फार्नेसिन whose molecular formula is C15H26. Hydrogenation using platinum on charcoal yields C15H32. How many double bond and how many rings does alpha farnesene contains? आपको बताना है कि जो एक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कितना रिंग है, कितना डबल बॉन्ड है। आपको कंपाउंड दिया हुआ था C15H26, इसको आपने हाइड्रोजिनेट किया तो ये कंपाउंड जाके बन गया C15H32। यानी कितना मोल हाइड्रोजन जुड़ा, 26 था 32 हो गया, यानी 6 हाइड्रोजन जुड़ा, यानी 3 मोल हाइड्रोजन जुड़ा। जब आपने हाइड्रोजनेशन किया तो आपने इसमें 3 मोल हाइड्रोजन जो है जोड़ दिया। हाइड्रोजनेट करने में या कहें कि 3 मोल हाइड्रोजन लगा। तो
अब बताना है कि कितना रिंग था, कितना डबल बॉन्ड था। यानी 3 मोल हाइड्रोजन लगा है हाइड्रोजनेशन में, इसका एक मतलब तो हो गया कि इसमें 3 डबल बॉन्ड तो हैं ही, 3 डबल बॉन्ड। अब इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते हैं। 15 कार्बन का अगर अल्केन होता तो क्या फार्मूला होता? 15 दूनी को 30 प्लस 2 32 होता है इसका फॉर्मूला, यानी 32 हाइड्रोजन होता। बट अभी है कितना? 26, क्योंकि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? C15H26, यानी कितना कम है? 6। आप अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल सकते हैं। अनसैचुरेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? होना चाहिए था 32, मगर है अभी 26। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी इसका अनसैचुरेशन फैक्टर 3 है। 3 अनसैचुरेशन फैक्टर है और कहा जा रहा है कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन से आपको पता चल चुका है। यानी कंपाउंड में कोई भी रिंग नहीं है, नो रिंग। हमें कह सकते हैं नो रिंग इन द कंपाउंड। कंपाउंड जो है उसमें कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो अनसैचुरेशन फैक्टर है वो किससे फुल हो गया? वो आपका डबल बॉन्ड से यूज हो गया। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। तो पहला प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा, कंसीडर ईच कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स एंड डिटरमिन वेदर और नॉट देयर शुड बी ए सब्सटेंशियल डिफरेंस इन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, हर पेयर में आपको कंपेयर करके बताना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो सब्सटेंशियल होगा कि नहीं होगा, यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। एक्सप्लेन वाई। इंडिकेट द कंपाउंड विद द हायर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वेयर एवर पॉसिबल। तो आपको जहाँ पे भी लगता है कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा, उसमें किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा उसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसको आपको बताना है। तो देखिए, पहले केस में आपको दिया हुआ 2 कंपाउंड। अब देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखने के लिए आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि अल्कीन कैसा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। इसी को देख करके, या कहीं पे एंगल स्ट्रेन वगैरह है तो उसको देख करके आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये दोनों अल्कीन में, या कहें ये दोनों साइक्लो अल्कीन में कोई ज़्यादा रिंग स्ट्रेन है नहीं, क्योंकि एक 6 मेंबर का है और दूसरा 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग है यहाँ पे, और ये 6 मेंबर का, तो कोई रिंग स्ट्रेन की बात नहीं है। हमको देखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन क्या है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। दोनों ही डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, तो दोनों सेम ही लेवल का स्टेबिलिटी है। तो ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी है, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा, ज़्यादा डिग्री डिफरेंस नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हम कह सकते हैं यहाँ पे नॉट ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा वाला कंपाउंड देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। पहला वाला जो है आपका डाई सब्स्टिट्यूट है, इधर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, इधर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। तो मोनो वाला क्या होगा? कम स्टेबल होगा, यानी ये जो है लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है यानी इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। यानी किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसमें ज़्यादा होगा? सेकेंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा पहले से। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्योंकि जो कम स्टेबल है वो ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसको चाहिए, या कहें कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चूँकि एक्सोथर्मिक होता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि लेस स्टेबल है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ऊपर होगा। इसलिए इस केस में, हालांकि इस केस में आइसोमेरिक अल्कीन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना करके कंपेयर करना मुश्किल होगा, बट ये तो कह ही सकते हैं कि मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड के बेसिस पे मोनो जो होता है कम स्टेबल होता है,
इसीलिए उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन जो है ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वाला हम बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो दोनों ही केस में आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एक इधर एक इधर, तो ए डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इधर भी आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। और एक 5 मेंबर्ड का है, एक 6 मेंबर्ड का। 5 मेंबर्ड रिंग में भी अगर डबल बॉन्ड आप बनाते हैं तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेन जरूर होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस दोनों ही केस में जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, यानी नॉट ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नॉट ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इस केस में भी आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में बताइए, इस केस में क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस केस में यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन है, 1 2 और इधर आपका ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आपका 1 से लगा हुआ और एक इधर 2 से लगा हुआ, यानी कि एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ और एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ। यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा इस कार्बन पे, तो एक इधर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ और एक इधर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, यानी 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड के अराउंड। तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। और ए वाला भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, क्योंकि एक इधर लगा हुआ, एक इधर लगा हुआ और एक इधर लगा हुआ। तो दोनों ही अल्कीन जो है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। तो सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अगर देखिएगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिफरेंस बहुत कम होगा। मगर जो 3 मेंबर्ड का रिंग है उसके अंदर आपने डबल बॉन्ड किया, एंगल स्ट्रेन काफ़ी बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि डबल बॉन्ड का जो एंगल होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता, एक कार्बन sp2 है, sp2 है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो एंगल होना चाहिए था वो होना चाहिए था 120 डिग्री। बट ये जो एंगल है आपको अलाउ करता है ज्योमेट्री से 60 डिग्री तक, यानी काफ़ी एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन तो खैर 4 मेंबर्ड में भी है, बट इस केस में एंगल स्ट्रेन उतना नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री है। होना चाहिए था 120, यहाँ पे 90 है। होना चाहिए था इस केस में 120, बट पहले वाले केस में है 60, यानी एंगल स्ट्रेन जो पहले वाले में ज़्यादा है, यानी ये जो कंपाउंड है वो लेस स्टेबल है। पहला वाला है लेस स्टेबल है, इसलिए इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा दूसरे की तुलना में। तो ये हो गया ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देयर आर 3 आइसोमेरिक मिथाइल साइक्लोपेंटीन्स विच कंपाउंड हैज अ स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मिथाइल साइक्लोपेंटीन कहा जा रहा है, इसका 3 आइसोमेरिक अल्कीन है। कैसे बनाइएगा मिथाइल साइक्लोपेंटीन? आपको 5 कार्बन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा लीजिए। तो एक तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं। मिथाइल साइक्लोपेंटीन जो डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर है, बाहर आप नहीं लगा सकते क्योंकि मिथाइल ग्रुप है और डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है। तो 3 पॉसिबिलिटी है इस केस में, तीनों पॉसिबिलिटी को हमने यहाँ दिखा दिया। ये जो तीनों अल्कीन है आइसोमेरिक अल्कीन है। तो आप देख लीजिए कि किस केस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, किस केस में डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो ए वाला जो है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तीनों साइड से डबल बॉन्ड 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 अल्काइल ग्रुप है, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड। और ए वाला में भी 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो आपसे पूछा जा रहा है विच कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो स्मॉलेस्ट तो बताना बहुत आसान है क्योंकि जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है वो मोस्ट स्टेबल होगा। ये जो कंपाउंड है वो मोस्ट स्टेबल है, यानी इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? चूँकि मोस्ट स्टेबल है, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, यानी हम कह सकते हैं ये जो है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है स्मॉलेस्ट है। सो स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इस केस में जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो काफ़ी ही कम होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे फिर पूछा जा रहा
विच कंपाउंड हैज़ द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपको अल्किन्स दिए हुए हैं और आइसोमेरिक अल्किन है, 3 अल्किन दिया हुआ, आपको बताना है कि किस केस में स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। फिर आप देखिए इस केस में टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है, इधर अल्काइल ग्रुप, इधर अल्काइल ग्रुप, इधर इधर। तो ये जो अल्किन है बेसिकली साइक्लो अल्किन है, क्योंकि अल्किन जो है डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर, तो ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। और ए वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ए वाला आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो हम ये तो बता ही सकते कि सबसे कम कौन होगा। मोस्ट स्टेबल जो है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोस्ट स्टेबल। और लिस्ट स्टेबल कौन होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये लिस्ट स्टेबल है। यानी अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहें तो सबसे ज़्यादा 1 स्टेबल है और सबसे कम 2 स्टेबल है और बीच में आपका 3 है। यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी इधर है और स्टेबिलिटी जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक दूसरे को उल्टा होते हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। यानी 1 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 2 ये इधर हो गया। ये हो गया आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यानी जो आपका पहला कंपाउंड है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, और दूसरा चूंकि डाई है इसीलिए उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर उसी तरीके का प्रॉब्लम है, रिंग में स्ट्रेन को इस बार देखना पड़ेगा। तो इसमें कहा जा रहा द स्टैंडर्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 7 इज लार्जर देन द आइसोमेरिक बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 3 बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो दोनों का हाइड्रोजनेशन किया गया और ये बताया गया कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 7 ए वाला कंपाउंड, कंपाउंड 2, इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है इज लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक अल्कीन। यानी हम कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला कंपाउंड है उसका लार्जर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है लार्ज है, ज़्यादा है, और इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। अगर ध्यान दीजिए तो दोनों आइसोमेरिक अल्कीन है, सेम कार्बन है, केवल डबल बॉन्ड का पोजीशन एक में यहाँ है और एक में डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ है, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा व्हाट फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टू कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी। आपको ये बताना है कि क्यों ऐसा हो रहा, क्या फीचर है, क्या डिफरेंस का रीज़न है। तो देखिए इसका जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्मॉल है, यानी ये ज़्यादा स्टेबल है, ये जो कंपाउंड है ज़्यादा स्टेबल है, और एक कंपाउंड जो है लेस स्टेबल है, इसको कह सकते हैं लेस स्टेबल, और इसको कह लीजिए मोर स्टेबल, क्योंकि इस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है तो इसको कह लेते हैं मोर स्टेबल। तो आपको बताना कि ज़्यादा स्टेबल क्यों है, कम स्टेबल क्यों है। रीज़न बड़ा ऑब्वियस है, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को देखिएगा तो दोनों ही केस में डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ए वाला अल्कीन भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ए भी डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए था, मगर इस केस में जो डबल बॉन्ड है वो 4 मेंबर्ड रिंग में है और इस केस में डबल बॉन्ड 6 मेंबर्ड रिंग में है। तो डबल बॉन्ड 4 मेंबर्ड रिंग यानी एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एंगल 90 डिग्री है, होना चाहिए था 120 डिग्री, क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, बट यहाँ पे 90 डिग्री, यानी एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। यानी हम कह सकते हैं दूसरा कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन इज मोर, सेकेंड कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, इसी कारण से वो लेस स्टेबल है और इसी कारण से इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो ज़्यादा है। यानी हम कह सकते हैं मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो ज़्यादा हो गया।
तो एंगुलर स्ट्रेन एक फैक्टर है या कहें कि स्टेरिक फैक्टर है जो इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंट्रोल कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा, ऑल्दो इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन and 1-ethyl cyclohexene are both tri-substituted alkenes। तो बेसिकली ए वाला जो कंपाउंड है इसमें 1 यहाँ लिखना चाहिए था, तो 1-इथाइलिडाइन साइक्लोहेक्सेन तो ए वाला कंपाउंड, और दूसरा कहा जा रहा 1-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। दोनों अल्कीन है जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। आप देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप दोनों साइड लगा हुआ, इधर अल्काइल ग्रुप इधर और इधर, 3 अल्काइल ग्रुप इसमें भी 2 और एक 3 अल्काइल ग्रुप, यानी दोनों जो है आइसोमेरिक अल्कीन है और दोनों ही आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ए भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, द लेटर कंपाउंड प्रीडोमिनेट्स इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है अगर, तो ये जो कंपाउंड है वो मेजर है किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, ये मेजर है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच कंपाउंड हैज लार्जर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपको ये बताना है कि इस दोनों में किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। तो दूसरा वाला मेजर है और पहला वाला माइनर है। कोई इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होगा तो दूसरा मेजर है और पहला वाला जो है माइनर है। तो अगर दूसरा मेजर है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में दूसरे का परसेंटेज ज़्यादा है, पहले का परसेंटेज कम है, इसको मान लीजिए हम कह देते हैं पहला, इसको कह देते हैं दूसरा। तो जो मेजर है उसका परसेंटेज ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, लेस स्टेबल। तो आपसे पूछा जाए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है किसका ज़्यादा होगा, विच कंपाउंड हैज़ लार्जर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जो कम स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो लेस स्टेबल है, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। तो चूंकि इक्विलिब्रियम में मेजर का परसेंटेज ज़्यादा है, स्टेबल है वो, इसलिए उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। माइनर परसेंटेज कम है, लेस स्टेबल है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका ज़्यादा होगा। अब देखिए दोनों को हाइड्रोजनेस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। आप चाहें तो इसको आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो फाइनल प्रोडक्ट दोनों ही केस में एक ही बनेगा। 6 मोमेंट का रिंग होगा और इधर ए बनेगा। चाहे तो आप पहले वाले को हाइड्रोजनेट कीजिए, चाहे तो दूसरे वाले को हाइड्रोजनेट करिए, फाइनल प्रोडक्ट सेम बनेगा क्योंकि आइसोमेरिक अल्कीन है। ए डबल बॉन्ड जो है हाइड्रोजनेट हो जाएगा और इसमें ए वाला डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट सेम बनेगा। अब पहला वाला है जो लेस स्टेबल है, यानी कि उसका एनर्जी ज़्यादा रहा होगा, और दूसरा वाला जो है मेजर है यानी ज़्यादा स्टेबल है, उसका एनर्जी कम रहा होगा, कहीं यहाँ रहा होगा। तो इस केस में देखिए किसका ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है पहले वाले का ज़्यादा हो गया और दूसरे वाले का कम हो गया। चूँकि आइसोमेरिक अल्कीन है इसलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना करके भी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम से हम लोग एक और रिजल्ट सोच सकते हैं, वो ये कि रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, पहले वाले कंपाउंड में रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है और दूसरे वाले कंपाउंड में रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है। तो अगर आइसोमेरिक अल्कीन होता है तो हम कह सकते हैं कि रिंग के अंदर वाला डबल बॉन्ड जो होगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। इस बात को हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर डिस्कस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा, द डाटा गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोर्ट द ऑब्जर्वेशन दैट the isomer with double bonds within the rings, that is endocyclic, are more stable than isomers with double bond between a carbon in the ring and a carbon outside the ring, exocyclic। तो इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने कहा था कि अगर आपका कंपाउंड ऐसा है कि डबल बॉन्ड रिंग में है
यानी इंडोसाइक्लिक है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एक्सोसाइक्लिक की तुलना में। और एक एग्जांपल से हमने इलस्ट्रेट भी किया गया था। यहाँ पे आपसे हम करें एक्सप्लेन वाई द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन एंड मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन विच आर 107 एंड 116 किलोजूल पर मोल, निगेटिव साइन दोनों में लगा हुआ है क्योंकि उसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रहा, रेस्पेक्टिवली कैन नॉट बी यूज टू सपोर्ट दिस जनरलाइजेशन। तो आपको दो मोलिक्यूल दिया हुआ है, इस दोनों मोलिक्यूल को हमने यहाँ बना लिया, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और दूसरा मोलिक्यूल है मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। मान लीजिए इस मोलिक्यूल को हम कह देते हैं 1 और इस मोलिक्यूल को कह देते हैं 2। तो इसमें दिया हुआ कि पहले वाले का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 107 किलो जूल पर मोल और दूसरे वाले का दिया हुआ 116 किलो जूल पर मोल। यहाँ देखिए तो ये जो है 116 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो इस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को देखिएगा आप, तो क्वेश्चन में कह रहा कि इस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को आप यूज नहीं कर सकते हैं इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि रिंग के अंदर यानी इंडोसाइक्लिक है तो ज़्यादा स्टेबल होगा और एक्सोसाइक्लिक है तो कम स्टेबल होगा। बेसिकली यहाँ पे यही है, अगर इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है तो ये जो कंपाउंड है वो मोर स्टेबल है और एक कंपाउंड क्या है, लेस स्टेबल है। मगर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप इस डेटा का यूज नहीं कर सकते हैं इस बात को सपोर्ट करने में। ये सही बात है कि एक कंपाउंड जो है पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है, दूसरा वाला कम स्टेबल है, मगर आप इससे ये इन्फर नहीं कर सकते हैं कि इंडोसाइक्लिक जो है ज़्यादा स्टेबल होगा और एक्सोसाइक्लिक कम स्टेबल होगा। यानी इस डेटा का यूज नहीं कर सकते हैं इस बात को प्रूव करने में कि इंडोसाइक्लिक is more stable than exocyclic। इस बात को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो अल्कीन है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है और यहाँ पे जो अल्कीन है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। तो हम लोग यहाँ पे इंडो और एक्सो को कंपेयर नहीं कर सकते कि दोनों एक ही टाइप का अल्कीन होता, या तो दोनों डाई होता या तो दोनों ट्राई होता, जैसे कि पिछले केस में था, तो हम लोग इंडो एक्सोसाइक्लिक को कंपेयर कर सकते थे। मगर इस केस में दोनों डिफरेंट है, एक डाई अल्कीन है और दूसरा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, इसीलिए हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को यूज नहीं कर सकते इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि इंडोसाइक्लिक जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है एक्सोसाइक्लिक की तुलना में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बाइसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एज सोन बिलो इज अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोजूल पर मोल। वाई दिस वैल्यू सो मच लार्जर देन द टिपिकल अल्कीन्स। ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है 270 किलोजूल पर मोल है, जो कि बहुत ज़्यादा, यानी इतना हीट रिलीज हो रहा। अगर इस कंपाउंड को हाइड्रोजनेट करिए, अगर इसको हाइड्रोजनेट करिएगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, आपको फाइनली एक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज हो रहा, यानी ये कंपाउंड जो है बहुत ही अनस्टेबल है, सो वेरी अनस्टेबल। अब देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल रखा है जिसमें टिपिकल अल्कीन का आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देख सकते हैं। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो ये अराउंड 125, 126, 27 के आसपास है। डाई सब्स्टिट्यूटेड है, चाहे तो टर्मिनल डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है या तो इंटरनल डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। ये सब 116, 17, 19 के आसपास है।
टेट्रा सब्सटीट्यूटेड है 110 106 के आसपास है। ट्राई सब्सटीट्यूटेड है 112 114 के आसपास है। कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं है 136 किलो जूल पर मोल है। तो हर केस में 100 से 130 40 के आसपास ही सारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। मगर इस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक ऐसा अल्कीन है टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, इधर एक अल्काइल ग्रुप, इधर 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 4, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है, अल्कीन है। तो ये जो है टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, ये टेट्रा सब्सटीट्यूटेड है। तो होना चाहिए था कितना, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड के हिसाब से अगर देखिए तो ये होना चाहिए था 110 106 के आसपास, बट है 270 किलो जूल पर मोल। रीज़न इसका ये है कि इस कंपाउंड में काफ़ी ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन है। ये देखिए डबल बॉन्ड है, होना चाहिए था 120 डिग्री, बट 90 डिग्री, और इधर साइड से भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। सो बहुत ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन है। इसी कारण से कंपाउंड जो वेरी अनस्टेबल है, इसीलिए इसको जब हाइड्रोजनेट करते हैं तो काफ़ी एनर्जी रिलीज होता है। अनस्टेबिलिटी इसका रीज़न है, और अनस्टेबिलिटी कहाँ से आ रहा, एंगल स्ट्रेन के कारण। ये एंगल स्ट्रेन जो है स्टेबिलिटी को घटा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा, द डिफरेंस बिटवीन द हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ E and Z isomer of 4,4-dimethyl 2-pentenes is approximately 14.6 kilojoule per mole. Compare this difference with the difference between heat of hydrogenation of E and Z isomer of 2 butenes. Why do the two values differ? दो कंपाउंड दिया हुआ और दोनों का आपका E and Z आइसोमर कंसीडर करना है। पहला जो कंपाउंड है वो है 4,4-डाइमिथाइल 2-पेंटेन्स, तो हो गया पेंटीन मतलब 5 कार्बन, और 2 पे पेंटीन ग्रुप लगा हुआ, और 4,4-डाइमिथाइल, यही हो गया। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। इसका ई आइसोमर बना लीजिए और जेड आइसोमर बना लीजिए। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इधर क्या ग्रुप हो गया, CH3 CH3 CH3, ऐसा हो जाएगा। और ये जो है जेड आइसोमर है, क्योंकि लो प्रायोरिटी का ग्रुप जो है एक ही साइड में है। और इसका दूसरा आइसोमर अगर आप बनाइएगा तो ये हो जाएगा CH3 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन को आप भेज दीजिए, और यहाँ पे CH3 CH3, ये आपका ई आइसोमर है। तो क्वेश्चन में कह रहा कि इस दोनों का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिफरेंस है वो अराउंड 14.6 किलो जूल पर मोल है। इस दोनों का जो डिफरेंस है वो है 14.6 किलो जूल पर मोल। और दूसरा मोलिक्यूल एक और आपको दिया हुआ, वो है 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन हो जाएगा आपका सिस एंड ट्रांस, तो ये हो गया आपका सिस वाला, जिसको कि यहाँ पे हम लोग जेड कहेंगे। और दूसरा मोलिक्यूल हो गया ट्रांस वाला, तो यहाँ CH3 रख दीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन रख दीजिए, CH3 रख दीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन रख दीजिए, तो ई वाला हो गया। इस केस में जब E एंड Z को आप हाइड्रोजनेट करते हैं तो जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, वो कितने के बराबर है। कंपेयर दिस डिफरेंस विद द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन E एंड Z 2 ब्यूटेन्स, वाई दिस टू वैल्यू डिफर्स। इस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नहीं दिया हुआ, तो आपको खुद ही बताना है और कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा। इस केस में ए वाला ग्रुप और ए वाला ग्रुप, काफ़ी बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्सन हो रहा, तो वंडरवाल रिपल्सन बहुत ज़्यादा है। और इस केस में जब ई हो गया तो ए रिपल्सन जो है कम हो गया। तो इसका जेड और ई के बीच में स्टेबिलिटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस केस में जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा का होगा। मगर दूसरे केस में इसका और इसके बीच में जो वंडरवाल रिपल्सन है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है।
और जब ट्रांस हो गया या कहें जब ई हो गया तो ये तो रिलीज हो गया। यानी कि जो जेड फॉर्म है उतना ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है, इसलिए ये जो डिफरेंस होगा वो 14.6 किलो जूल पर मोल से कम ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला वाला कंपाउंड में वांडरवाल रिपल्सन हो रहा, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं जिसके कारण से ये वांडरवाल रिपल्सन बढ़ गया, जेड का अल्कीन का स्टेबिलिटी काफ़ी घट गया। इसीलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो डिफरेंस है जेड और ई में काफ़ी ज़्यादा है, मगर दूसरे केस में इस मॉलिक्यूल में उतना ज़्यादा नहीं है रिपल्सन, तो जो डिफरेंस है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जेड और ई के बीच में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। इस केस में हम कह सकते हैं वो 14.6 किलो जूल पर मोल से कम होगा। तो ये लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। इसमें कहा जा रहा द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ 2255 टेट्रामिथाइल 3 हेक्सीन differ by 39 kilojoule per mole. Explain why this difference is so large compared to other geometric isomers. Geometric isomer मतलब cis and trans या कहें जेड एंड ई। तो 3 हेक्सीन है, 1 2 3 4 5 6, तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और पांचवें पोजीशन पे डाई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। यही आपका कंपाउंड है। तो इसका दो आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला। यहाँ पे एक टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ, काफ़ी बड़ा ग्रुप। इस कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ CH3 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 और इधर भी कुछ ऐसा ही ग्रुप लगा हुआ CH3 CH3। तो ये जो है आपका सिस फॉर्म है या कहें जेड फॉर्म है, सॉरी हाँ जेड फॉर्म है या सिस फॉर्म कह लें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिस ट्रांस भी वैलिड नोमेनक्लेचर होगा। और दूसरा मॉलिक्यूल अगर आप बनाइएगा इसका ट्रांस वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन को रख लीजिए और इधर हाइड्रोजन को यहाँ रख लीजिए। ये हो गया CH3 CH3 CH3, यहाँ पे CH3 CH3 CH3। ये हो गया आपका ई आइसोमर या कहे तो ये ट्रांस आइसोमर है। अब देखिए ये काफ़ी ही बल्कि ग्रुप इस साइड में लगा हुआ और इस साइड में भी काफ़ी बल्कि ग्रुप लगा है, काफ़ी क्लोज आ गए। वांडरवाल रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, वांडरवाल रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, यानी ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, बहुत कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि वांडरवाल रिपल्सन बहुत ज़्यादा है। इस केस में वांडरवाल रिपल्सन रिलीज हो गया, मॉलिक्यूल जो है काफ़ी दूर दूर चले गए, दोनों स्टेरिक ग्रुप जो थे काफ़ी दूर चले गए। तो इस केस में वांडरवाल रिपल्सन कम हो जाएगा, ये है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। यानी दोनों के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए क्वेश्चन में कहा जा रहा द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो डिफरेंस है वो 39 किलो जूल पर मोल है, डिफर बाई 39 किलो जूल पर मोल। वाई दिस डिफरेंस इज सो लार्ज कंपेयर टू अदर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। सो इस दोनों के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो डिफरेंस है वो है 39 किलो जूल पर मोल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रीज़न क्या है? अस्टेरिक फैक्टर। सिस में बहुत ज़्यादा अस्टेरिक है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, ट्रांस में सारा क्राउडिंग खत्म हो गया, कंपाउंड स्टेबल हो गया। इसीलिए आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा होगा। एक कंपाउंड 1 है और एक कंपाउंड 2 है। आप चाहें तो इसका एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं। अगर दोनों को हाइड्रोजनेट करिएगा तो फाइनल प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। सिस को हाइड्रोजनेट करिए चाहे ट्रांस को हाइड्रोजनेट करिए, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। बेसिकली जैसे ही डबल बॉन्ड को ख़त्म करेंगे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे इधर साइड में एक हाइड्रोजन लगा होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजनेट हो जाएगा, तो ये बच गया केवल एक सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे 3 ऐसे और इधर साइड में भी हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 बॉन्ड ऐसे, ये फाइनल प्रोडक्ट आपका हो गया।
तो जो पहला कंपाउंड है वो बहुत कम स्टेबल है, यानी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ऊपर होगा और इतना हीट ऑफ एनर्जी निकलेगा, और दूसरा नीचे होगा, इसका जो है इतना एनर्जी निकलेगा। इस दोनों का डिफरेंस जिसका की बात हम लोग इस क्वेश्चन में कर रहे हैं वो डिफरेंस है 39 किलो जूल। ये डिफरेंस जो है 39 किलो जूल पर मोल, और ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न क्या है? वान डर वाल रिपल्सन। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अल्कीन के सब्स्टिट्यूएंट रिंग के स्ट्रेन से कंपेयर करते हैं या फिर वान डर वाल रिपल्सन से कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में अल्कीन के कुछ और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।